गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपका 5th चैप्टर बायोलॉजी का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की रिवीजन कर लेते हैं। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है लाइफ की? सेल। अब सेल को ही फंडामेंटल यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दोनों ऑर्गेनिज्म किससे किससे मिलकर बने होते हैं? ये बने होते हैं सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल ही हमारी बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल होता है। लाइक जैसे हम घर बनाते हैं तो उसके लिए ईंट बिल्डिंग ब्लॉक होती है ना, वैसे ही हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? वो है सेल। इसलिए सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है, क्योंकि जो ये बेसिक से बेसिक नीड है ना हमारी बॉडी की, वो सेल से ही होता है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में कोई भी फंक्शन होगा ना, डाइजेशन से लेके एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन या कोई भी फंक्शन है, वो एक सेल की मदद से होता है। इसलिए इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। ओके, अब इसके आते हैं हम, खोज किसने की थी? डिस्कवरी। सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। कितने? 1665 में, मतलब 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। इन्होंने सेल की डिस्कवरी कैसे की? इन्होंने कॉर्क सेल को लिया। कॉर्क सेल, कॉर्क सेल क्या होते हैं? कॉर्क सेल होते हैं प्लांट की स्टेम से मिलते हैं कॉर्क सेल। मतलब इन्होंने प्लांट की सेल से कॉर्क सेल को लिया और उनको माइक्रोस्कोप के अंडर में एग्जामिन किया। मतलब माइक्रोस्कोप के अंडर में कॉर्क सेल को देखा तो इन्हें क्या दिखाई दिया? इन्हें एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, देखना। एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। अब हनीकॉम्ब से आप क्या समझते हैं? जैसे मधुमक्खी का छाता देखा होगा आपने, वैसा ही स्ट्रक्चर इनको कॉर्क सेल को जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर में देखा तब इनको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। हनीकॉम्ब में एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट से होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, इन्हीं को इसने कंपार्टमेंट का नाम दिया। और आगे चल के यही कंपार्टमेंट सेल के रूप में नॉन मतलब बोला जाता है, इन्हीं को सेल बोला जाता है। तो इन्होंने क्या किया? प्लांट के स्टेम से कॉर्क सेल को लिया। कॉर्क सेल को इन्होंने एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के अंडर में, और उसके देखने के बाद इन्हें हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। और हनीकॉम्ब में आपको छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाई दे रखे हैं, ये कंपार्टमेंट है जो, इन्हीं को सेल बोला जाता है। तो रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी में क्या हुआ था? इन्होंने कॉर्क सेल को लिया और इसको माइक्रोस्कोप के अंदर में देखा, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। जो ये छोटे छोटे बॉक्सेस है, कंपार्टमेंट है, इन्हीं को सेल का रूप दिया गया। ठीक है, और इसके एक छोटी सी एक्टिविटी और परफॉर्म की गई थी। वो एक्टिविटी क्या है? इन्होंने एक ओनियन लिया, ठीक है, ओनियन लिया, ओनियन की पीस कर लिया, ओनियन को बीच में काटा और इसकी पील ली। पील क्या होती है? जो इसकी ओनियन को कट करने के बाद इसकी जो अपर से अपर लेयर होती है ना ओनियन की, वो जो सबसे बाहरी परत होती है, कॉन्केव साइड से इसको छीलेंगे ना तो एक फोर्सेप की मदद से इसकी एक अपर लेयर होती है, लाइक छोटी सी फ्लेक्सिबल सी होती है, ये फोर्सेप की मदद से इसको हम निकाल लेंगे, मतलब ओनियन से। इसके बाद क्या करेंगे हम? इसको, ये वॉच ग्लास है जिसके अंदर पानी भरा है, तो इसके अंदर इसको डाल देंगे। क्या है? वॉच ग्लास। मतलब ये जो ओनियन से पील निकाली, इसको इसमें वॉच ग्लास में जहाँ पर पानी है वहाँ उसके अंदर रख देंगे। इसके अंदर क्यों रखते हैं? ताकि ये ड्राई ना हो, जो पील निकाली है ड्राई ना हो या फोल्ड ना हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी? हम एक स्लाइड लेंगे। स्लाइड ये होती है, ग्लास की होती है स्लाइड। इसको लेंगे और जो पील निकाली है ना, इसको हम स्लाइड के ऊपर रख देंगे और क्या करेंगे? इसके ऊपर थोड़ी सी वाटर की 1-2 ड्रॉप डाल देंगे। मतलब थर्ड प्रोसेस में क्या होगा? पहले में पील को निकाला, उसके बाद वॉच ग्लास में डाला पानी में, फिर उसके बाद क्या होगा? इसी पील को उठा के ब्रश की मदद से स्लाइड के ऊपर रख देंगे। फिर क्या होगा? आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन, यस,
सफरिंग सॉल्यूशन, इसकी 2-3 ड्रॉप लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे, पील के ऊपर, स्लाइड के ऊपर। फिर क्या करेंगे, एक नीडल की हेल्प से कवर स्लिप होगी उसको इसके ऊपर रख देंगे ताकि बब्बल ना बने। ओके, बब्बल नहीं बनेगी। अब हमारे पास ये टेम्परेरी स्लाइड होगी। इसी स्लाइड को हम जब माइक्रोस्कोप के अंदर में देखते हैं तो हम वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर ही दिखाई देता है, ऐसे वाला। ठीक है, यही स्ट्रक्चर दिखाई देता है और इन्हीं को कंपार्टमेंट को सेल कहा गया है। ठीक है, यही इसकी डिस्कवरी थी। मतलब ओनियन को लिया, उसकी जो सबसे अपर लेयर होती है उसको निकाला, फिर उसके बाद वाच ग्लास में डाल दिया उसको, जिसमें पानी रखा हो ताकि वो फोल्ड ना हो, और उसके बाद उस पेंट पर उसकी ब्रश की हेल्प से उसको पेन को उठाएंगे और इसके स्लाइड के ऊपर रख देंगे। फिर आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे और उसके ऊपर डाल देंगे। फिर कवर स्लिप रख देंगे और कवर स्लिप को नीडल की हेल्प से इस तरह रखना है ताकि उसके ऊपर एयर बबल ना बने। ठीक है, और इसके बाद हम इसको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा जब इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। यहीं से उसको सेल की डिस्कवरी हुई थी। ओके, अब ये देखें हम सेल किससे बना होता है। सेल मेनली 3 चीजों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और ये होता है न्यूक्लियस। अब इसको समझ लेते हैं स्ट्रक्चर की हेल्प से। ये होगी हमारी पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये होगा हमारा न्यूक्लियस, और जिसमें न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो ये फ्लूइड लाइक मटेरियल है ना, इसी को बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। और ये है फिगर सेल का। तो सेल किस चीज से बना होता है? सेल बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? ये है हमारी आउटर लेयर होती है सेल की, आउटर लेयर। ये फ्लेक्सिबल भी होती है, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब रिजिड नहीं होती, फ्लेक्सिबल सी होती है। ओके, और ये क्या करती है, हमने ये देखा था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये सेल के जो अंडर मटेरियल है ना, इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये बाहर का एनवायरनमेंट है, इसके कॉन्टैक्ट से इसको बचाती है। ओके, और ये सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका काम क्या होता है, मान लो ये बाहर ये सब्सटेंस पड़े हैं, अगर ये सेल के लिए अच्छे हैं ना तो भी ये इसको अंदर आने देगी, अगर ये सेल के लिए अच्छे नहीं है ना तो इनकी एंट्री को ये सेल के अंदर नहीं जाने देगी। मतलब ये पर्टिकुलर सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट को परमिट करती है, तभी इसको सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और इसमें एक्सचेंज क्या होता है, कैसे होता है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इसको सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? ये किसी भी सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट को परमिट करती है। अब इसमें इसकी एंट्री और एग्जिट का कुछ वो देख लेते हैं, जैसे CO2 और O2 का एग्जांपल लेंगे हम। CO2 में एंट्री कैसे होगी और O2 की एंट्री कैसे होगी, एग्जिट कैसे होगी, ये देखते हैं। ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है, मतलब गैसियस एक्सचेंज होता है ना जो बॉडी में, वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? ये होता है मूवमेंट ऑफ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना आपके साथ। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा ना जो मूवमेंट सब्सटेंस की, उसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं।
अब हम CO2 के केस में देखते हैं। CO2 क्या होता है? वेस्ट मटेरियल होता है सेल का। वेस्ट मटेरियल है तो हमें इसे एक्सक्रीट करना होगा। तो CO2 की कंसंट्रेशन सेल के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, मतलब यहाँ CO2 की कंसंट्रेशन सेल के अंदर है, ये है हाई कंसंट्रेशन इन कंपैरिजन टू सेल की जो बाहर है। यहाँ पर है CO2 की कंसंट्रेशन लो। तो हमने ऊपर देखा CO2 की हाई से लो होगी, मतलब CO2 अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है सेल से, तो ये बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा, तो CO2 इसलिए बाहर निकलती है। और O2 को देखते हैं हम। O2 में क्या होता है? एनवायरनमेंट में, ये एनवायरनमेंट हो गया। O2 की कंसंट्रेशन क्या होती है? हाई। और सेल के अंदर क्या होती है? लो O2। तो इसमें क्या होगा? हाई से लो की तरफ जाएगा, तो O2 सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, मतलब CO2 बाहर कैसे जाता है? क्योंकि CO2 की सेल के अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी फंक्शन, जैसे हमें ग्लूकोज बनाना होता है, ग्लूकोज के बाद हमारा वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है सेल में? CO2। इसको बाहर निकालना पड़ता है, इसको बाहर इस प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं, क्योंकि सेल के अंदर ज़्यादा हो जाता है और बाहर कम, तो इसको बाहर निकाल देते हैं। और O2 अंदर कैसे लेते हैं? एनवायरनमेंट में O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और हमारे शरीर के अंदर कम, इसलिए ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, अब आएगा ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या होगा? ये वाटर की मूवमेंट होगी, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू selectively permeable membrane from high concentration to low concentration। अब ओस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या फर्क है? ये वो गैसेस की मूवमेंट थी और ये है वाटर की मूवमेंट, और ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगी। ठीक है, अब हम इसका समझते हैं किस चीज़ की क्या होगी, सब्सटेंस की मूवमेंट कैसे होगी। 3 तरह की सिचुएशन बनती है किसी भी सब्सटेंस के लिए, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक क्या होता है? हाइपरटोनिक वो होता है जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा हो वो सोल्यूट की, और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम हो, ये हाई हो। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? सोल्यूट वो होता है जो चीज घोली हुई हो, लाइक साल्ट हो गया, साल्ट, शुगर। और सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट होगा वाटर। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जांपल दे देंगे। हाइपरटोनिक क्या होगा? हाइपरटोनिक के अंदर क्या होगा, मतलब ये एक बीकर ले लेते हैं, इसके अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आप समझ रहे हो क्या होगा? हाइपरटोनिक में इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वाटर कम होगा, और इसके अंदर हमने सेल रख दिया। सेल के अंदर तो वाटर की वो ज़्यादा है ना, मतलब इन कंपैरिजन टू हाइपरटोनिक की अपेक्षा सेल की वो अंदर पानी ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा? सेल है वो अपना पानी लूज कर देगा, मतलब बाहर की तरफ छोड़ देगा। मूवमेंट तो इसकी अंदर भी होगी और बाहर भी, बहुत डायरेक्शन में होगी, लेकिन अंदर जाने की वो कम होगी, बाहर जाने की ज़्यादा होगी, इसलिए ये सेल अपना पानी लूज कर देगा सॉल्यूशन के अंदर, तो सेल श्रिंक हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। ये होगा इस मतलब क्या होगा इसमें? वाटर सेल अपना वाटर लूज कर देगा ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा, इसमें वाटर कम है, अंदर वाटर ज़्यादा है, हाई स्लो के कारण वाटर अपना बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या है? इसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और सोल्यूट की कम होगी इन कंपैरिजन टू सेल। अब एक और लेते हैं हम, इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक, इसके अंदर कोई भी सेल रख देते हैं। अब यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है
इन कंपैरिजन टू सेल। तो इसमें क्या होगा, बोथ मूवमेंट में मतलब सेल का पानी भी इसमें आएगा और सॉल्यूशन का पानी भी सेल के अंदर जाएगा, तो बोथ डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, लेकिन सेल के अंदर जो पानी जाएगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ये, क्योंकि सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन है और इसके अंदर है हाई कंसंट्रेशन वाटर की, तो ये पानी अंदर जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, इससे क्या होगा, सेल है जो ये स्वेल अप हो जाएगा। मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो सेल फूल जाएगा, मतलब स्वेल अप हो जाएगा, और हाइपरटोनिक में क्या होगा, सेल सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, अब आएगा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्या होगा, इसके अंदर होगा सेल मतलब सोल्यूट की कंसंट्रेशन भी इक्वल हो और वाटर की भी, मतलब सॉल्यूशन ले लेते हैं हम, इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब इसमें पानी भी उतना ही और सोल्यूट भी उतना ही। इसमें कोई सेल रखेंगे हम तो सेल के अंदर भी उतना ही पानी होगा, बाहर भी उतना ही पानी होगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी, सेल मतलब लाइक एज इट इज रहेगा। हाइपरटोनिक में क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगा, और हाइपरटोनिक में क्या होगा, सेल स्वेल अप हो जाएगा, और आइसोटोनिक में सेल ऐसे कैसे रहेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसके नोट्स बना लेना और इसके बाद में आपके चेक कर लिए जाएंगे।